आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, पीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। मेरे बताने से पहले आप लोग जो है आंसर करिएगा। हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस वर्ष के अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो द्वैध शासन क्या होता है? दोहरी शासन प्रणाली। तो ये वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पर जो है प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। इसके तहत क्या था कि जो प्रांतों के जो विषय है ना, शक्तियां, उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक जो है हस्तांतरित विषय थे, जो कि विधान परिषद को सौंप दिया गया, प्रांतीय विधान परिषद के पास सौंप दिया गया। दूसरा जो है आरक्षित विषय, ये कार्यकारिणी परिषद को सौंपा गया। तो इससे जो है कार्य करने में काफी दिक्कतें हो रही थी। तो ये था द्वैध शासन प्रणाली, जो कि 1919 से 1935 तक चला। 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के स्वदेश वापसी के पश्चात किसने गांधी जी को भारत भ्रमण का सलाह दिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और काफी आसान भी है। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं ना, जो कि गांधी जी के गुरु भी हैं, तो इन्होंने जो है गांधी जी को सलाह दिया कि देखो, तुम जो है भारत में काम करना चाहते हो, भारत के लिए काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम भारत को जानो। क्योंकि गांधी जी जो है लगभग 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। उससे पहले वो 3-4 साल जो है लंदन में थे। मतलब कि वो समझ जाओ 1893 से 1915, तो लगभग 22 साल, और पहले के 3 साल को जोड़ दें तो लगभग 25 साल तक वो जो हैं भारत से बाहर रहे। और उससे पहले वो भारत में थे, लेकिन भाई उस समय वो बच्चे थे, कुछ इधर उधर जानते नहीं थे कोई चीज़। लेकिन जब वो परिपक्व हुए तो भारत के बाहर थे। तो गोखले जी ने उनको कहा कि भाई तुम पहले जो है पूरे भारत को देखो, भारत को जानो समझो, उसके बाद जो है भारत के लिए काम करो। तो ये गोखले जी ने कहा था, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसकी समाधि ब्रिटेन में स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो राजा राममोहन राय, इनकी जो समाधि है ना, ये ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिटेन का एक नगर है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में इनकी समाधि है। देखो हुआ क्या था कि राजा राममोहन राय को ना लगभग 1930 के आसपास में जो उस समय के मुगल बादशाह थे, 1830 के आसपास में अकबर द्वितीय, ये मुगल बादशाह थे। तो उन्होंने जो है इनको अपना दूत बना करके इंग्लैंड भेजा था, इंग्लैंड के सम्राट के पास। और उन्होंने, अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो है इंग्लैंड जाते हैं, राजा से मिलते हैं, सम्राट से मिलते हैं। और जो क्या बोलते हैं, जो अकबर द्वितीय था ना, उसने इनको क्यों भेजा था? तो भेजने का कारण ये था कि अकबर द्वितीय को अपना पेंशन बढ़वाना था। क्योंकि जो मुगल बादशाह था वो पेंशन पे इस समय पल रहे थे, तो वो जो है अपना पेंशन बढ़वाना चाहते थे, और वो किसी को जो है भारत से ब्रिटेन के सम्राट के पास भेजना चाहते थे। तो राजा राममोहन राय उस समय जो है काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए काफ़ी कार्य किया था। और उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा जैसी कुप्रथा के विरोध स्वरूप कानून भी बनाया गया था। जो विलियम बेंटिक था ना, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, उसने जो है सती प्रथा के विरुद्ध कानून भी बनाया था राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप। तो जो अकबर द्वितीय था वो चाहता था कि राजा राममोहन राय जो हैं ब्रिटेन के सम्राट के समक्ष उनका दूत बन करके जाए और सम्राट से कहे कि मुगल बादशाह के पेंशन में वृद्धि की जाए। तो राजा राममोहन राय विलायत जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और वहाँ पर वो सम्राट से मिलते हैं। उसके बाद फिर ना ब्रिटेन में वो काफ़ी घूमते हैं, लंदन, ब्रिस्टल और जो भी बड़े बड़े शहर हैं सब जगह घूमते हैं। वहाँ के उद्योग धंधों को वो देखते हैं, किस तरह से वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है कैसे काफ़ी अच्छे तरीके से है, टेक्नोलॉजी किस प्रकार से वहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, कारखाने बन रहे हैं, मशीनें बन रही है। तो उनके मन में आता है कि भाई हमारे देश में भी ये चीज़ क्यों नहीं हो सकता। और वो चाहते थे कि वो देश वापस लौट करके
भारत में भी जो इसी तरह के कारखाने स्थापित करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, भारत का भी एक तरह से मशीनीकरण करेंगे, आधुनिक भारत बनाएंगे, इस टाइप से जो है उनके मन में आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वहीं राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो समाधि है, उनकी बॉडी को जो है ब्रिस्टल में ही दफनाया जाता है। एक और मजे की बात मैं बताता हूँ, जब राजा राममोहन राय को इंग्लैंड जाना था ना, और जब उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, अपने परिवार वालों को बताया, अपने कुटुंब वालों को बताया, तो काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी नाराज हो गए कि भाई तुम कैसे विलायत जाओगे, क्योंकि उस समय तक हमारे भारत में ये धारणा थी कि कोई भी हिंदू व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, खास करके हिंदू व्यक्ति, वो जो है समुद्र को पार नहीं कर सकता। ये जो है धर्म के विरुद्ध माना जाता था। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो राजा राममोहन राय के इस निर्णय का काफ़ी विरोध करते हैं, बोलते हैं कि तुमको हम अपनी जाति से बाहर कर देंगे, तुम जो है अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, इस तरह की बातें करते हैं राजा राममोहन राय जी के बारे में। और देखिएगा उनका दुर्भाग्य ही था कि राजा राममोहन राय ब्रिटेन जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके साथ अनहोनी हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट सब चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए। तो राजा राममोहन राय इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जिस प्रकार से भारत में लोकसभा होता है ना, वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब वहां का लोकसभा। तो ब्रिटेन के लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग जो है जरूर से जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि आप आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस आंसर को खोजने की कोशिश करिए और नीचे आंसर करिए अगर आपको नहीं पता है। काफी सारे लोग दादा भाई नौरोजी टिक करने वाले हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, मतलब प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने। तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जीत नहीं सके, ये हार गए थे। ध्यान रखना, इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा था और दोनों ही बार हार गए थे। तो पहले भारतीय जो चुनाव लड़े थे, तो चुनाव लड़ने वाले ये, वही दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो कि चुनाव जीत गए थे, मतलब कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीत करके उसके सदस्य बन गए थे दादा भाई नौरोजी। लेकिन चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अगला हम देखते हैं, राजा प्रदोत किस महाजनपद के शासक थे? राजा प्रदोत, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। तो उनमें से ये वत्स, अवंती, काशी, मगध, तो राजा प्रदोत जो है ना, ये अवंती महाजनपद के शासक थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस क्रांतिकारी की मृत्यु बम परीक्षण करते हुए हुई थी? मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में पूछा था। वैसे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में पूछ रहा हूँ जिसके आप लोग अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो है आप लोग गलत आंसर भी कर रहे हैं, तो इसका भी काफ़ी सारा गलत आंसर मिला है। तो कम्युनिटी टैब में मैं जो भी क्वेश्चन डाल रहा हूं ना, उन क्वेश्चंस को मैं अपने इन वीडियोस में भी शामिल कर रहा हूं। तो इसका सही उत्तर है, आप लोगों को अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। सही उत्तर है भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा ये कौन थे? तो भाई जो काकोरी डकैती कांड था ना, उसमें भी ये शामिल थे। सॉन्डर्स हत्याकांड के समय में भी ये शामिल थे, मतलब भले प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन जो योजना बनाना था, बैकअप में जो थे, तो उसमें ये शामिल थे सॉन्डर्स हत्याकांड में। अच्छा, सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद ना, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जब पंजाब से भाग करके जब इधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं ना, तो पूरे शहर में, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह जो है पुलिस का पहरा होता है। तो ऐसी स्थिति में इनको बच करके निकलना होता है। तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो अपने दूसरे साथियों के साथ क्या करते हैं, साधु का वेश बना करके जो है निकल जाते हैं रेल से ही, और पुलिस वालों को पता ही नहीं चलता है। अब जो भगत सिंह है, राजगुरु है, ये क्या करते हैं, भगत सिंह जो है ना एक NRI व्यक्ति का वेश धारण करते हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रिटेन में रह रहा है और वो कुछ दिन के लिए जो है भारत आया हुआ है। तो ऐसे एक NRI का वेश धारण करते हैं और उनकी पत्नी
का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, मतलब नाटक नहीं खेल रहे होते हैं, ये असली का था ये। तो जो भगत सिंह है वो अपने बाल वाल भी कटा लेते हैं, और वो जो भगत सिंह का जो हैट वाला जो फोटो आप लोगों ने देखा होगा ना, तो वो इसी सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद ही आता है। सॉन्डर्स हत्याकांड के समय भगत सिंह पूरा पगड़ी वगड़ी पूरा पहनते थे, बाल वाल भी उनका था, दाढ़ी वाड़ी भी था, लेकिन सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह क्या करते हैं, अपने बाल कटवा लेते हैं। देखो जो सिख लोग हैं ना, उनमें बाल कटवाना मतलब उनका बाल जो है ना उनके धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, दाढ़ी भी उनका धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। लेकिन भगत सिंह ने क्या किया भाई, अपने धर्म को जो है, अपने देश मातृभूमि के सामने जो है धर्म को भी उन्होंने, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं थी उनको भी उन्होंने त्याग दिया, और अपने बाल कटवा लेते हैं, वो अपने दाढ़ी मुंडवा लेते हैं, और बिल्कुल एनआरआई टाइप का वो लुक ले लेते हैं, बिल्कुल सूट पहनते हैं, बूट हैट वगैरह लगा लेते हैं, और बिल्कुल एनआरआई जो होते हैं ना भारत के लोग, जो ब्रिटेन में जाते हैं तो बिल्कुल उनका सब कुछ बदल जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही वो गेटअप बना लेते हैं। और यहाँ उनकी पत्नी के रूप में जो है भगवती चरण वोहरा की जो पत्नी होती है ना, जिनका नाम था दुर्गा देवी, जिनको भगत सिंह दुर्गा भाभी कहते थे, तो वो जो है उनकी पत्नी बनती है। और इस तरह से ये लोग जो है पंजाब से बाहर निकलते हैं ट्रेन से, और अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता है। तो भगवती चरण वोहरा, होता क्या है कि 28 मई 1930 को जब भगत सिंह जेल में थे, तो उस समय जो है उनको जेल से बाहर निकालना होता था, तो निकालना था, ये प्लान बनाते हैं क्रांतिकारी, तो उसके लिए बम वगैरह बनाते हैं। भगवती चरण वोहरा जो है उसका परीक्षण कर रहे होते हैं, और उसी समय बम फट जाता है 28 मई 1930 को, तो जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद पीछे किसी वीडियो में लिया था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैं इतना जल्दी भूल गया, माफी चाहूंगा, लेकिन इसको थोड़ा मैंने आज शायद अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन से क्रांतिकारी बलवंत सिंह के नाम से प्रताप नामक पत्रिका में लेख लिखा करते थे? तो भाई बलवंत सिंह के नाम से कौन, प्रताप एक पत्रिका निकलती थी, काफी मतलब यहाँ पर क्रांतिकारियों के लेख छपते थे। तो जो हमारे भगत सिंह है ना, ये इसमें बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखा करते थे। ध्यान रखेंगे इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह अपना आदर्श किस क्रांतिकारी को मानते थे? भाई किनको मानते थे? अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे, जो एक क्रांतिकारी थे, और कांग्रेस से भी ये जुड़े हुए थे, गरम दल के नेता थे, ध्यान रखना ये। उसके बाद किशन सिंह जो कि भगत सिंह के पिता थे, ये भी जो है क्रांतिकारी विचारों के ही थे। करतार सिंह सराभा, ये भी क्रांतिकारी थे। मदन लाल ढींगरा भाई, ये भी क्रांतिकारी थे, जो कि ब्रिटेन पढ़ने गए हुए थे, लेकिन वहां पर कर्नल वाइली की इन्होंने हत्या कर दी क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर के। तो करतार सिंह सराभा, इनसे जो है भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रेरित थे, और इनको अपना आदर्श मानते थे। तो ध्यान रखेंगे, करतार सिंह सराभा। अगला क्वेश्चन दिया है, गीता रहस्य किसकी रचना है? भाई गीता रहस्य तो ये बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है, गीता रहस्य। जब इनको 1908 में जब गिरफ्तार कर लिया गया ना बाल गंगाधर तिलक जी को, होता क्या है कि 1908 में जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने जो है मुजफ्फरपुर के जो कौन सा अधिकारी था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसके ऊपर बम फेंक के उसको मारने की कोशिश की थी ना, जिसमें वो बच जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक पर यह आरोप लगता है कि इनके लेखों से प्रेरित होकर के क्रांतिकारियों ने यह कार्य किया है। क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, ये गरम दल के नेता थे, और इनकी जो विचारधारा थी ना, काफी क्रांतिकारी टाइप की विचारधारा थी, और ये क्रांतिकारियों को प्रेरित करने टाइप के काफी सारे लेख लिखा करते थे। तो इन्हीं की लेखों से प्रभावित होकर के जो है ये घटना को जो है क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, ऐसा जो है अंग्रेजों का कहना है। हो सकता है प्रेरित हुए होंगे। तो इस ऐसा आरोप लगा करके बाल गंगाधर तिलक जी को जो है 1908 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उनको जो है 6 वर्ष की कारावास सुनाई जाती है। और इनको कहाँ भेजा जाता है? बर्मा में जो मांडले जेल है ना, वहां भेजा जाता है, बर्मा में। तो वहीं जेल में रहते हुए इन्होंने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा एक और पुस्तक लिखी थी इन्होंने, एक मतलब जो उत्तरी ध्रुव में आर्यों का जो निवास स्थान है, उसको लेकर के कुछ पुस्तक लिखा था, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। तो आंसर होगा तिलक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रमुख नदी कौन सी थी? वैदिक कालीन प्रमुख नदी, तो भाई सिंधु नदी प्रमुख नदी थी। ध्यान रखना, सिंधु, इसीलिए इसको
क्योंकि वैदिक आर्य जो है सबसे पहले पंजाब में आकर के बसे, तो वहाँ की प्रमुख नदी सिंधु है, तो इनकी प्रमुख नदी सिंधु। गंगा तो बाद में इनकी बनती है, क्योंकि बाद में जब धीरे धीरे जब गंगा के मैदान में आते हैं ना, तो गंगा इनकी प्रमुख नदी बन जाती है। अच्छा, पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती लगाना है। वैदिक आर्यों की पवित्र नदी सरस्वती और प्रमुख नदी सिंधु, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरस्वती को जो नदीतमा आदि कहा गया है, मतलब नदियों की माता। बाकी सिंधु जो है प्रमुख नदी थी, क्योंकि व्यापार आदि जो इससे होता था और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, सिंचाई वगैरह के लिए भी जो है सिंधु का प्रयोग किया जाता रहा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।